स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लेखन विभाग लेंगे। लेखन विभाग में विद्यार्थी मित्रों हम लोग कहानी लेखन लेंगे। कहानी लेखन एसएससी के बोर्ड की एग्जाम में लगभग 5 मार्क की पूछी जाती है। एसएससी हिंदी के प्रश्न पत्र में कहानी के प्रश्न के लिए 6 अंक और 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न के लिए 5 अंक रखे जाते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के प्रश्न पत्रों में कहानी के प्रश्न के विकल्प में पत्र लेखन का प्रश्न भी पूछा जाता है। कहानी का प्रश्न इस प्रकार होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी में सबसे पहले रूपरेखा दी जाती है। तो हम कहानी के नियम जानेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। कहानी बनाने के लिए कैसी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कौन से नियम हमें याद रखने जरूरी है। शीर्षक कैसा बनता है, कैसे लिखा जाता है, सीख कैसे लिखी जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहानी का प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए ऐसी सूचना प्रश्न पत्र में दी जाती है। उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा यह भी बताइए कि इस कहानी से क्या सीख यानी कि बोध मिलती है। तो देखो, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। विद्यार्थी मित्रों, हम पहले कहानी के लिए जो नियम है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले है रूपरेखा। रूपरेखा के बारे में हम जानेंगे। 1. रूपरेखा। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा को 3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। देखो, पूरी रूपरेखा को सबसे पहले तो 3 बार, कितनी बार? 3 बार बड़ी सावधानी से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा यानी पॉइंट, जो पॉइंट दिए जाते हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखकर हमें कहानी बनाना है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। सबसे पहला है वर्णन। वर्णन कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। विस्तार। विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। विस्तार मैं आपको बताती हूँ। कहानी 3 पैराग्राफ में लिखी जाती है। पहला पैराग्राफ स्थान, जगह, वस्तु बराबर वर्णन चाहिए, उसका वर्णन। सेकंड पैराग्राफ में जो घटना घटती है उसका वर्णन, और थर्ड पैराग्राफ में उसका क्या नतीजा आया, क्या परिणाम आया, उसका वर्णन बराबर। तो देखते हैं क में क्या है। कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड नंबर, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। देखो विद्यार्थी में मेन बात, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं। मेन पॉइंट है, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। आगे लिखते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए। देखो, रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः वन बाय वन लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पलट न किया जाए। 4. परिच्छेदों में विभाजन। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ, परिच्छेद यानी कि गद्यखंड, पैराग्राफ, तो पूरी कहानी को एक ही गद्यखंड में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद, पैराग्राफ होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए।
फिफ्थ वन, भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी हमें करना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। 6 नंबर, प्रारंभ और अंत। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक, कहानी का शीर्षक कथावस्तु से संबंधित छोटा सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो शीर्षक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मार। शीर्षक ऐसा देना चाहिए, फुफकारो लेकिन काटो मार। ब, कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र। कहानी का मुख्य प्रसंग को भी हम ध्यान में ले सकते हैं या हम किसी पात्र को भी ध्यान में लेकर शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे लालच का फल या सच्ची माँ आदि। क, कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय। कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय। 8 सीख या बोध। सीख कैसे लिखी जाती है? कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध लिखनी चाहिए। तो अंत में, कहानी खत्म होने के बाद अंत में सीख ऐसा टाइटल लगाने का, सीख बराबर टाइटल लगा के में सीख लिखनी चाहिए कि हमें कहानी में से क्या सीख मिली। कहानी का शीर्षक हमेशा ऊपर आएगा शुरुआत में हम कहानी पूरी लिखने के बाद ऊपर 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद कहानी पूरी होने के बाद ऊपर हम टाइटल शीर्षक लगाएंगे। अगर शीर्षक नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क जाएगा और सीख नहीं लिखेंगे तो भी 1 मार्क जाता है। इसीलिए कहानी में शीर्षक और सीख कंपलसरी लिखना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कहानी लेते हैं बराबर। तो देखते हैं कहानी में। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग एक कहानी लेते हैं। कहानी की सबसे पहले हम लोग रूपरेखा पढ़ते हैं। तो देखो, रूपरेखा मैं पढ़ती हूँ। 2 तरह से इसकी रूपरेखा दी गई है। उसकी रूपरेखा देखते हैं। एक लोभी नाई, कठिनाई से गुजारा, कहीं से मुर्गी लाना, रोज सोने का 1 अंडा देना, नाई मालदार, लालच बढ़ना, मुर्गी को मारकर सारे अंडे एक साथ निकालने का विचार, मुर्गी को मारना, एक भी अंडा न मिलना, पछताना बराबर। ये देखो, कहानी लगभग मार्च 87 में पूछी गई है। आगे भी देखते हैं। अथवा इसकी जगह दूसरी तरह से भी ये रूपरेखा दी जाती है। छोटा सा गांव, एक नाई, गरीब मुर्गी का पालन करना, गरीब मुर्गी पालन करना, एक जादुई मुर्गी, रोज सुबह स्वर्ण का अंडा देना, रोज सुबह सोने का अंडा देना, नाई की मती मारी जाना, ज़्यादा लोभ करना, मुर्गी को मार डालना, कुछ न पाना, पछताना, सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ये कहानी आप लोग देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लालच का फल, देखो ये लालच का फल, ये टाइटल दिया गया था। सोने का अंडा, 2 तरह से इसको शीर्षक दिया गया है। तो हम देखते हैं कहानी डायरेक्ट। सोनगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब नाई रहता था। दिन भर बाल बनाने से जो कुछ मिलता उसे बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। व्यापार धंधा करने जितनी तो उसमें अकल भी नहीं थी। व्यापार धंधा करने जितनी तो उसमें अकल भी नहीं थी। पर
एक दिन कहीं से एक जादुई मुर्गी मिल गई। नाई खुशी खुशी उसे घर ले आया। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर क्या हुआ घटना। सोनगढ़ नाम का एक गांव में क्या है, कौन है, तो गरीब नाई रहता है। दिन भर वो क्या काम करता है, तो बाल बनाता है और मुश्किल से अपना घर का गुजारा करता है। व्यापार धंधा करने जैसी तो उसके अंदर हैसियत नहीं है, अक्ल भी नहीं है। इस दिन उसे एक जादुई मुर्गी मिल गई। नाई खुशी खुशी उसे अपने घर ले आया। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। देखो क्या घटना शुरू हो गई यहाँ से। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। उसे कुछ ही दिनों में नाई मालदार बन गया। इसे कुछ ही दिनों में नाई मालदार बन गया। अब तक उसकी नाई दूसरों के घर काम किया करती थी। नाई यानी कि उसकी वाइफ। नाई का स्त्रीलिंग नाइन। अब तक उसकी नाइन दूसरों के घर काम किया करती थी, पर अब उसे कोई बुलाने आता तो कहती, क्यों, मैं तेरी नौकरानी हूँ जो दिन भर हुक्म बजाती रहूँगी। क्या कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो दिन भर हुक्म बजाती रहूँ। धनी होते ही सारे गांव में नाई की इज्जत होने लगी। पैसेदार बनते ही सारे गांव में नाई की इज्जत बढ़ गई। सेकंड पैराग्राफ फिर से लेते हैं। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देती थी। इसे कुछ ही दिनों में नाई मालदार बन गया, धनवान बन गया। अब तक उसकी नाइन दूसरों के घर पर काम किया करती थी, पर अब उसे कोई बुलाने आता तो कहती, क्यों मैं तेरी नौकरानी हूँ जो दिन भर हुक्म बजाती रहूँ। धनी होते ही सारे गांव में नाई की इज्जत होने लगी। एक दिन नाई के मन में लोभ पैदा हुआ। उसकी मती मारी गई। देखो ये रोज रोज सोने का अंडा मिलने लगा। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन नाई के मन में लोभ पैदा हुआ। उसकी मती मारी गई। मति यानी कि बुद्धि मारी गई। उसने सोचा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, इसके पेट में तो ऐसे बहुत से अंडे होंगे। क्यों ना इसे चीर कर सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूँ, तो रोज रोज की यह खटपट दूर हो जाए। फिर नाई बड़ी खुशी से तेज चाकू ले आया। बिना अधिक सोच विचार किए उसने मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी के शरीर से रक्त की धारा बह चली। वह बेचारी एक बार चीखी और छटपटाकर मर गई। देखो बुद्धि मारी गई, क्या परिणाम हुआ देखो। फिर से लेते हैं। एक दिन नाई के मन में लोभ पैदा हुआ। उसकी मति मारी गई। उसने सोचा, वह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, इससे पेट में तो ऐसे बहुत से अंडे होंगे, इसके पेट में तो बहुत से अंडे होंगे। क्यों ना इसे चीर कर सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूँ, तो रोज़ रोज़ की यह खटपट दूर हो जाए। फिर नाई बड़ी खुशी से तेज चाकू ले आया। बिना अधिक सोच विचार किए उसने मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी के शरीर से रक्त की धारा बह चली। वह बेचारी एक बार चीखी और छटपटाकर मर गई। लास्ट पैराग्राफ, परिणाम क्या हुआ। वास्तव में वह एक साधारण मुर्गी थी। नाई को उसके पेट में से सोने का एक भी अंडा नहीं मिला। नाई सिर पटक पटक कर रह गया। उसने सोचा, पहले रोज एक अंडा मिलता था, वह क्या कम था। हाय, मैंने लालच में पड़कर सोने के सब अंडे गंवा दिए। उसके पछतावे का पार न रहा, बहुत पछताने लगा। क्या हुआ, उसने मुर्गी को मार डाला और मुर्गी छटपटाकर मर गई। वास्तव में ये साधारण मुर्गी ही थी। नाई को उसके पेट में से सोने का एक भी अंडा नहीं मिला। नाई सिर पटक पटक कर रह गया, पछताने लगा। उसने सोचा, पहले रोज एक अंडा मिलता था, वह क्या कम था। हाय, मैंने लालच में पड़कर सोने के सब अंडे गंवा दिए। उसके पछतावे का पार न रहा। पर अब पछताने से क्या होने वाला था। सीख क्या मिलती है, अब हम देखेंगे सीख। इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सीख का टाइटल भी आपको लिखना पड़ेगा, बराबर। सीख देखते हैं आगे। सीख, लोभ बड़ा दुर्गुण है। लोभ बड़ा दुर्गुण है।
अतिशय लोभी को अंत में पछताना पड़ता है। लोभ बड़ा दुर्गुण है, अतिशय लोभी को पछताना पड़ता है। इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरी कहानी भी हम देखते हैं, बराबर। ओके, चलो अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। सेकंड नंबर, तो उसकी रूपरेखा हम पढ़ते हैं। गांव, अकाल, दयालु जमींदार, गरीब बच्चों को रोटियां बांटना, एक छोटी रोटी, हर बालक का बड़ी रोटी के लिए झपटना, छोटी को न लेना, एक बालिका का उसे उठाना, घर जाकर तोड़ना, अंदर सोने की मुहर, माँ बाप का मुहर लौटाना, इनाम और बोध। तो इस रूपरेखा के आधार पर हम कहानी देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए, रूपरेखा के आधार पर हम कहानी देखते हैं। सबसे पहले कहानी का शीर्षक है संतोष और सच्चाई का इनाम। तो कहानी, रामपुर नाम का एक गांव था। देखो, सबसे पहले गांव का वर्णन। रामपुर नाम का एक गांव था, बराबर। तो देखते हैं, रामपुर नाम का एक गांव था। एक साल उस इलाके में बिल्कुल बरसात न हुई, खेती मारी गई और भारी अकाल पड़ा। देखो, अकाल लिखा था ना, दयालु जमींदार, उसके बाद अकाल, बराबर। रामपुर नाम का गांव, अकाल, ऐसा लिखा था। तो रामपुर नाम का एक गांव था। एक साल उस इलाके में बिल्कुल बरसात न हुई, खेती मारी गई और भारी अकाल पड़ा। रामपुर भी अकाल के भीषण तांडव से कैसे बच पाता। लोग भूखों मरने लगे। अकाल की वजह से खेती में अनाज नहीं उत्पन्न होता है। बारिश न होने की वजह से पानी, सब्जियां, कुछ भी खेत में उत्पन्न नहीं होता है। सारी खेती मारी गई। लोग भूखे मरने लगे। रामपुर में एक जमींदार रहता था। चलो, जमींदार की एंट्री हो गई। रामपुर में एक जमींदार रहता था। रामपुर में एक जमींदार रहता था। वह बहुत दयालु था। वह बहुत दयालु था। दयालु जमींदार, रामपुर में एक जमींदार रहता था। वह बहुत दयालु था। मासूम बच्चों और बेसहारा औरतों को भूखों मरते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। गांव की दुर्दशा उसे देखी न गई। उसने गरीब बच्चों को रोटियां बांटना शुरू किया। एक दिन उसने जानबूझकर एक छोटी रोटी बनाई। जब रोटियां बांटी जाने लगी, तब हर एक बालक बड़ी बड़ी रोटी ले लेता था। कोई भी बालक उस छोटी रोटी को लेना नहीं चाहता था। इतने में एक बालिका आई। उसने सोचा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, इसलिए छोटी रोटी ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने तुरंत वह रोटी ले ली। घर जाकर बालिका ने रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने की एक मुहर निकली। बालिका और उसके माँ बाप मुहर को देखकर दंग रह गए। वे तुरंत उस मुहर को लौटाने के लिए जमींदार के घर जा पहुँचे। जमींदार ने बालिका से कहा, यह मुहर तुम्हारे संतोष और इनाम है। संतोष और सच्चाई का इनाम है। तुम इसे अपने पास रख लो। देखो क्या घटना घटी। जमींदार, एक रामपुर नाम का गांव था। एक साल तक उस इलाके में बिल्कुल बरसात नहीं हुई, खेती मारी गई, अकाल का तांडव चलने लगा। पानी के लिए तरसने लगे, लोग भूखे मरने लगे, बराबर। अकाल के भीषण तांडव से लोग बच नहीं पाए, लोग भूखे मरने लगे। तो रामपुर नाम के गांव में एक दयालु जमींदार रहता था। वो बहुत दयालु था। मासूम बच्चों और बेसहारा औरतों को भूखे मरते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। गांव की दुर्दशा उसे देखी नहीं गई। उसने गरीब बच्चों को रोटियां बांटना शुरू किया। एक दिन उसने जानबूझकर एक छोटी रोटी बनाई। जब रोटियां बांटी जाने लगी, तब हर एक बालक बड़ी बड़ी रोटी के लिए झपटता था, बड़ी बड़ी रोटी ले लेता था। कोई भी बालक उस छोटी रोटी को लेना नहीं चाहता था। इतने में एक बालिका आई। उसने सोचा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, इसलिए छोटी रोटी ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने तुरंत वह रोटी ले ली। घर जाकर
बालिका ने रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने की एक मुहर निकली। बालिका और उसके माँ बाप मुहर को देखकर दंग रह गए। वे तुरंत उस मुहर को लौटाने के लिए जमींदार के घर जा पहुँचे। देखो, उसके माँ बाप ईमानदार थे, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले थे। वो छोटी रोटी में से जो मुहर निकली, वो मुहर जमींदार को वापस लौटाने के लिए वो छोटी बालिका के माँ बाप उसके जमींदार के घर पर पहुँच गए। जमींदार ने बालिका से कहा, यह तुम्हारे संतोष और सच्चाई का इनाम है, तुम इसे अपने पास रख लो। सब बहुत खुश हुए और घर लौट आए। देखो, जमींदार ने जो छोटी रोटी बनाई थी, उस छोटी रोटी के अंदर मुहर थी, सोने की मुहर। वो मुहर लौटाने के लिए वो बालिका के माता पिता जमींदार के घर पे गए। जमींदार यह देखकर प्रसन्न हो गया। बालिका से कहा, यह तुम्हारे संतोष और सच्चाई का इनाम है। यह मुहर तुम्हारे संतोष और सच्चाई का इनाम है, तुम इसे अपने पास रख लो। सब बहुत खुश हुए और घर लौट आए। सब बहुत खुश हो गए और घर लौट आए। सीख क्या मिलती है? संतोष और सच्चाई अच्छे गुण हैं। शुरू में अगर कोई लाभ न भी दिखाई दे तो अंत में उनसे सदा अच्छा फल मिलता ही है। देखो, शुरू में संतोष और सच्चाई अच्छे गुण हैं। शुरू में अगर कोई लाभ न भी दिखाई दे तो अंत में उनसे सदा अच्छा फल ही मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी ये सेकंड कहानी भी पूर्ण हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, देखो यहाँ पर ये सीख भी लिखा है, बराबर। ये सीख का 1 मार्क मिलेगा आपको, बराबर। सीख आपको ये ऐसा टाइटल भी लिखने का, ऐसा एरो करके आप लिखेंगे सीख, बराबर। और ऊपर देखिए, इस कहानी के लिए यहाँ पर शीर्षक भी दिया गया है। एक मिनट, तो शीर्षक यानी कि टाइटल यहाँ पर कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये है शीर्षक, शुरुआत में ही आपको नामकरण करना है। ओके, हम देखते हैं अगली कहानी। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगली कहानी देखते हैं। तो देखिए, पहले हम रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में देखिए, एक राजा, लड़ाई में हारना। ये कहानी 2-3 बार 10वीं कक्षा में पूछी गई है, बराबर। तो देखते हैं, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना, गिरना, फिर चढ़ना, फिर से गिरना, अंत में सफलता, राजा को प्रेरणा, साहस जुटाना, विजय प्राप्त करना, संदेश। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम लोग एक कहानी में, आप लोग स्कूल में एग्जाम में रूपरेखा नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये शीर्षक तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा, बराबर। तो देखते हैं, राजा और मकड़ी। आप देखिए, शीर्षक लिखा है राजा और मकड़ी अथवा प्रयत्न से सफलता। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, देखो ऊपर है ना, एक राजा, ऐसा लिखा है ना सिर्फ कहानी में, ये एक राजा। तो यहाँ पर शुरुआत में एक राजा था। वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी को टाल लिया। पड़ोसी राजा के राज्य ने उसकी इस कमजोरी को जान लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। घमासान लड़ाई के बाद उस राजा की हार हो गई। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। राजा हार गया, राजपाट से हाथ धोना पड़ा। वह हारा हुआ राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। हारा हुआ राजा शत्रुओं के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। देखो, राजा ने कहाँ शरण ली? उस गुफा में। गुफा में उसने शरण ली, हार गया। हारने के बाद वो जंगल में भाग गया। जंगल में एक गुफा के अंदर, पहाड़ की गुफा में वह छिप गया। एक दिन वह उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन
कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर वह छत पर चढ़ गई। क्या हुआ? गुफा में क्या देखा राजा ने? कि राजा ने देखा गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी दिखाई दी। गुफा की दीवार पर एक मकड़ी चढ़ती हुई दिखाई दी। बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती है और बार बार नीचे गिर जाती है। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। देखो, राजा को बोध मिला मकड़ी को देखकर। मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा मिली। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। मकड़ी का साहस देखकर राजा प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया। उसे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा मिली, सीख मिली और उसकी रगों में हिम्मत का संचार हुआ, साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर यानी कि दूर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। राजा फिर से अपने राज्य में लौट गया और चुपके से अपने सैन्य बल को बढ़ाने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर धावा बोल दिया। धावा बोलना यानी कि हमला करना। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राज्य पर धावा बोल दिया। भरपूर आत्मविश्वास से उसने युद्ध किया और अंत में उसे विजय मिली। भरपूर आत्मविश्वास से, हौसला, ताकत, हिम्मत से उसने युद्ध किया और अंत में राजा को विजय मिली। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची कुची सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। राजा को अपना राज्य और शत्रु का राज्य भी मिल गया। देखो, राजा को अपना राज्य भी मिला और शत्रु का राज्य भी मिल गया। देखो, साहस या हिम्मत जुटाने से कभी भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। हिम्मत से अगर काम लेंगे तो हर एक इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सीख देखिए, सीख बराबर लिखते हैं सीख। सचमुच सीख का टाइटल लिखेंगे, एक मिनट। हाँ, अगर आप सीख लिखे तो ऐसे एरो करेंगे। सीख, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर सफलता जरूर मिलती है, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर हमें सफलता जरूर मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं मिलती। तो विद्यार्थी मित्रों, ये भी हमने कहानी ली और ऊपर टाइटल देखिए, राजा और मकड़ी अथवा प्रयत्न से सफलता। एक बार मैं फिर से ये कहानी रिपीट कर जाती हूँ। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी को टाल लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। वह हारा हुआ राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा मिली। इतनी छोटी मकड़ी होकर भी इतनी दीवार पर चढ़ सकती है, तो मैं तो राजा हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं भी कुछ प्रयत्न करूँ, हिम्मत रखूँ, तो मैं भी सफलता युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता हूँ और मेरा हारा हुआ राज्य वापस प्राप्त कर सकता हूँ। उसे प्रेरणा मिली। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता दूर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौट गया और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर हमला कर दिया। भरपूर आत्मविश्वास और हौसले के साथ उसने युद्ध किया
और अंत में उसे विजय प्राप्त हुई। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची कुची सेना दुम दबाकर भाग गई। देखो विद्यार्थी, दुम दबाकर भागना बराबर मुहावरा है, ध्यान रखना। राजा को अपना राज्य और राजा को अपना राज्य और शत्रु का राज्य भी मिल गया। दो लाभ हुआ, अपना राज्य तो मिल गया, शत्रु का राज्य भी मिल गया। सीख, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर सफलता जरूर मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने आज ये तीनों कहानियाँ पढ़ी। तीनों कहानियाँ आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बार बार ये बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, हमारा यह कहानी लेखन का चैप्टर पूर्ण हुआ और आप ये कहानी अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। आप नाई वाली कहानी लिखेंगे। नोटबुक में एक नाई था, सोने का अंडा, बराबर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, लालच का फल, बराबर। ये कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।